पंजाब कांग्रेस की ओर से लखीमपुर जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब पंजाब कांग्रेस के नेताओं का काफिला लखीमपुर रवाना हुआ तो उसकी अगुवाई सिद्धू ने ही की। लेकिन लखीमपुर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उन्हें बस में बिठाया तो सिद्धू ने नीचे खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया। उनके अलावा पंजाब के कई मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं को भी पुलिस बस में बिठाकर साथ ले गई। इससे पहले सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ जैसे ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे, पुलिस उनके रास्ते में किसी दीवार की तरह खड़ी हो गई, जिसके बाद शुरू हुई जोर आजमाइश। बैरिकेडिंग करके तैयार खड़ी पुलिस को छकाने के लिए सिद्धू और उनके साथ आए लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की। पहले धक्का मुक्की हुई और फिर कांग्रेस के कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। जो नहीं चढ़ पाए वो उन्हें गिराने की कोशिश करने लगे। अपने साथ आए लोगों का जोश बढ़ाने में सिद्धू भी पीछे नहीं रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार तो ऐसा हुआ कि सिद्धू और पुलिस वालों की बहस तक हो गई और सिद्धू जिद पर अड़ गए कि वो लखीमपुर जाकर ही मानेंगे। लेकिन पुलिस नहीं मानी। लखीमपुर के मौजूदा हालात की वजह से प्रशासन ने कुछ गिने चुने नेताओं को ही वहां जाने की इजाजत दी है, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल हैं। इस बीच सिद्धू का काफिला अचानक ही लखीमपुर जाने के लिए निकल पड़ा और प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सहारनपुर में पुलिस की सख्ती के बीच एक मौका तो ऐसा आया जब सिद्धू के साथ आए लोगों ने पुलिस को चकमा दे दिया और एक तरफ से आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया, जिससे सिद्धू और दूसरे कई नेता आगे बढ़े। लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। पुलिस उन्हें और उनके साथ आए कई नेताओं को पकड़कर थाने ले गई। सिद्धू जब मोहाली एयरपोर्ट के बाहर से लखीमपुर जाने के लिए निकले तो पहले उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बात की और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दम भरते हुए नारे लगवाए। यही नहीं, उन्होंने ये संकेत भी दे दिए कि अगर उन्हें कहीं रोका गया तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कर्तव्य पथ पे डटे रहेंगे। इस दौरान उनका साथ देने चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां पहुंचे, जिनका जोश भी हाई नजर आया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिसके बाद गाड़ियों का काफिला वहां से निकल पड़ा और कहा जा रहा है कि उनके काफिले में हजारों गाड़ियां शामिल थी। लेकिन किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे सिद्धू को पटियाला में किसानों के ही विरोध का सामना करना पड़ गया। सिद्धू का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और सिद्धू और दूसरे नेताओं को काले झंडे दिखाने लगे। एक गाड़ी के तो वो आगे ही आकर खड़े हो गए और उसके आगे के हिस्से पर मारने लगे। यही नहीं, उन्होंने गाड़ियों पर लगे पोस्टर भी फाड़ डाले। सिद्धू का काफिला जब तक वहां से गुजरा वो नारे लगाते रहे। लखीमपुर में 4 किसानों की मौत के बाद वो सियासत का केंद्र बन चुका है। राहुल और प्रियंका पहले ही इस राजनीतिक लड़ाई में कूद चुके हैं, जिसके बाद सिद्धू भी इस जंग का हिस्सा बनने लखीमपुर निकल पड़े। उधर अखिलेश यादव ने लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन ने कहा था कि अखिलेश समेत 5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं और उन्होंने वैसा ही किया। पार्टी के 5 लोगों के साथ वो लखीमपुर पहुंचे और उन किसानों के परिवार वालों से मिले जिनकी मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हुई। अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो वो एक पीड़ित परिवार के साथ जमीन पर बैठ गए और उनसे बात करने लगे। बातचीत थोड़ी लंबी चली। मीडिया के जमावड़े और गांव वालों की भीड़ के बीच ये तो सुनाई नहीं दिया कि क्या बात हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को देखकर ये जरूर लगा कि वो अखिलेश से अपना दुख दर्द बांट रहा है। अखिलेश यादव लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात करने के बाद अब अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लखीमपुर जाने से पहले अखिलेश ने एक बार फिर ये मांग दोहराई कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। लखीमपुर में हिंसा के बाद से ही अखिलेश और दूसरी पार्टियों के नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात की गंभीरता की वजह से उन्हें प्रशासन से इजाजत नहीं मिली थी और जब बात संभली तो चुनिंदा नेताओं को वहां जाने दिया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में नेताओं के दौरे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया। किसानों की मौत के मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं और पुलिस ने उनके घर पर जो नोटिस चिपकाया उसमें लिखा गया कि आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में हाजिर हों और अपना बयान दर्ज करवाएं। नोटिस में आशीष मिश्रा को हाजिर होने की तारीख भी दे दी गई और लिखा गया कि वो 8 अक्टूबर को खुद पुलिस लाइन्स पहुंचें और वहां न केवल मौखिक बल्कि लिखित में भी अपना बयान दें। साथ ही आशीष मिश्रा से सबूत पेश करने को भी कहा गया। आशीष मिश्रा अपने मोबाइल में कई वीडियो मीडिया को दिखाकर ये कहते रहे हैं कि घटना के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे। माना जा रहा है कि पुलिस उनसे उन्हीं सबूतों के बारे में बात करने वाली है।
इससे पहले खबर आई कि लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई टीमें बना ली। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए जो टीमें बनाई गईं वो उनकी तलाश करेंगी, क्योंकि उन्होंने न अदालत में सरेंडर किया है और न ही पुलिस के सामने पेश हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आशीष मिश्रा फरार हो चुके हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई जो जगह जगह छापे मारेंगी और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनका बयान दर्ज होगा। कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। आईजी रेंज लखनऊ की माने तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी। इस बीच लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पर यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और न्यायिक जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की वकील से कहा कि उन पर केस की जांच ठीक से न करने के आरोप लग रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दे। सुबह इस मामले की फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सौ बात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद विपक्षी दलों के नेताओं पर बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया था और अब विपक्षी दल उसी आरोप को सही साबित करते भी दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिन सवालों के जवाब सरकार से मांग रहा है वो एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएंगे, क्योंकि 2 वकीलों की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलने का पूरा भरोसा है, लेकिन वो लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और पत्रकार के घर जाने की जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर से भी सामने आई। जहां जितना सुंदर माता का दरबार सजाया गया, उतनी ही उमंग श्रद्धालुओं में माता के दर्शन के लिए देखने को मिली। अपने सफर को भक्त जयकारे लगाते हुए पूरा करते दिखे। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए रास्ते में ढोल और नाच गाने के भी इंतजाम किए। महामारी की वजह से शर्तों के साथ ही सही, लेकिन माता के दर्शन करने पहुंचे भक्तों में खुशी की अलग ही लहर दौड़ी नजर आई। सुंदर वातावरण बहुत समय बाद मिला है। महारानी इस तरह ही अपना सर्वस्व हाथ हमारे ऊपर रखे और इस वायरस को खत्म करके, ताकि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। वहां डॉग स्क्वाड के जरिए मंदिर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई, ताकि ऐसी कोई घटना न हो जिससे वहां का माहौल बिगड़ जाए। कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मौजूद झंडेवालान मंदिर से भी सामने आई, जहां करीब 1.5 साल बाद नवरात्र के पहले दिन मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मंदिर खुला तो भक्तों के वहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि कोरोना नियमों के तहत ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथों को सैनिटाइज करके भक्त जब अंदर बढ़ते दिखे तो सीढ़ियां 5 हिस्सों में बटी दिखाई दी, जिनमें बीच से जाने पर मनाही है। ये व्यवस्था दूरी बनाए रखने के नियम को ध्यान में रखकर की गई। लोग जो आ रहे हैं वो सैनिटाइज होकर ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को भी नवरात्र के पहले दिन फूलों से सजाया गया। मास्क लगाकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और सभी कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर माता के दर्शन किए। सौ बात की एक बात है कि नवरात्र में श्रद्धालुओं का अति उत्साह महामारी का संकट बढ़ा सकता है। फिर भी सरकार ने हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मंदिर जाने की छूट दी और भरोसा जताया कि हम लोग मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आनाकानी नहीं करेंगे। जबकि वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले भी दर्शन की पर्ची बनवानी पड़ती थी, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया और यह भी हिदायत दी गई कि जिन लोगों को सर्दी खांसी भी हो तो वो वैष्णो देवी ना आए और बेहतर होगा कि ऑनलाइन ही दर्शन करें, जिसकी व्यवस्था दिल्ली, मुंबई समेत देश के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों ने कर दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार पर इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि आयकर विभाग ने अजीत पवार के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये इनकम टैक्स की छापेमारी महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर और बारामती में की गई। इसके साथ ही गोवा के ठिकानों में भी छापे डाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये छापेमारी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में की गई, जिसमें अजीत पवार की 3 बहनों के ठिकानों पर छापे मारे गए। ज्यांचा तसा अर्थार्थी काही संबंध नाही, त्याचे मात्र मला निश्चितपणे वाईट वाटतं की इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन कोणी राजकारण करू शकतं हे मला आजपर्यंत कळलेलं नाहीये।
कश्मीर में 24 घंटे से भी कम वक्त में 5 बेकसूर लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। बुज़दिल आतंकियों की एक टोली ने एक स्कूल में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी। इनमें एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और दूसरे एक टीचर। और कहा जा रहा है कि दोनों को निशाना केवल इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रिंसिपल सुपिंदर कौर एक सिख महिला थी और दीपक चांद एक हिंदू थे। जिस स्कूल में इस घटना को अंजाम दिया गया वो श्रीनगर के बाहरी इलाके में है, जहां दूर दूर तक आबादी नहीं है, न कोई चहल पहल है न कोई बाजार। इसीलिए आतंकी स्कूल में बेधड़क दाखिल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर और टीचर दीपक बाहर मैदान में ही बैठे हुए थे। आतंकियों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। एक प्रिंसिपल मैम थी और एक था टीचर ही यहाँ बाहर बैठे हुए थे इन कुर्सियों पर। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी सहम गए और कमरों से बाहर नहीं निकले। कोरोना संकट की वजह से अभी बच्चों को स्कूल में बुलाया नहीं जा रहा था। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये स्कूल में अटैक हुआ। ये आउटस्कर्ट्स का एरिया है, ईदगाह का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पे इन टीचर्स की हत्या की गई। लेकिन दूर दराज के इलाके में होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को हमले की खबर मिलने में काफी देर हो गई और आतंकी आराम से चले गए। लेकिन इस खबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में मातम का माहौल बन गया। टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन सुरक्षा बल के लिए चुनौती यह है कि अब तक तो आतंकी पुलिस और सेना के ठिकानों को ही निशाना बनाते थे, लेकिन अब कायर आतंकी आम लोगों को भी निशाना बनाकर दहशत फैलाने में लगे। और किसी भी राज्य में हर नागरिक के पीछे सुरक्षा बल की तैनाती मुमकिन नहीं है। हैरानी की बात यह कि कायर आतंकी अब तक इसी तरह के हमलों में 25 लोगों को निशाना बना चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई, जहां आतंकियों के ऐसे ही हमलों में 10 लोगों की जान गई। पुलवामा और अनंतनाग में 4 लोगों को मारा गया। कुलगाम में 3 लोगों की हत्या आतंकियों ने की। बारामूला के 2 लोगों को इसी तरह से मारा गया, जबकि बडगाम और बांदीपुरा में एक व्यक्ति की जान आतंकियों के ऐसे ही कायराना हमलों में चली, जिसका सीधा मतलब यह है कि आतंकियों के इस तरह के हमलों की वजह से तकरीबन पूरे राज्य में मातम पसरा। इस बार जिन 2 लोगों की हत्या हुई उन दोनों का ही परिवार जम्मू में रहता है, जबकि नौकरी के लिए दोनों टीचर श्रीनगर में थे। लेकिन जैसे ही आतंकी हमले की खबर जम्मू तक पहुंची, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सास समझ ही नहीं पा रही कि उसकी बहू का कसूर क्या था। धर्म के नाम पर सुपिंदर कौर नाम की जिस महिला प्रिंसिपल को मारा गया, उसके मातम में शरीक होने इलाके के मुस्लिम भी पहुंचे, वो भी ऐसे जो सुपिंदर की दरियादिली की मिसाल देते हैं। 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करते थे, 50% पे। ऐसा ही हाल दीपक चांद के परिवार का भी है। घर में हर चेहरा रुआंसा है, आंखें नम है, मातम का शोर है और सबके मन में शायद यही सवाल है कि दीपक का कसूर क्या था। वो अपने पापा को ढूंढेगी कहां से देना है। कैजुअलिटी एक बंदे की कैजुअलिटी नहीं, उसकी भविष्य की कैजुअलिटी हुई। वो अपने पापा को ढूंढेगी कहां से देंगे। दीपक चांद का पूरा परिवार दशकों तक कश्मीर में ही रहा था, लेकिन 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ आकर जम्मू में बस गया था। लेकिन कश्मीर में नौकरी करने के लिए दीपक चांद प्रधानमंत्री के एक विशेष पैकेज के तहत गए थे। आतंकियों की कोशिश ऐसी हत्याओं के जरिए लोगों के मन में डर पैदा करने की है। इसीलिए गृह मंत्रालय में इन हत्याओं पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इसके लिए आतंकियों ने अब छोटे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि बड़े हथियारों की सीमा पार से तस्करी सुरक्षा बल की चौकसी के कारण करीब करीब बंद है। माना जा रहा है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आतंकी ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास न तो हथियार हो, न ही वो लड़ने के लिए तैयार हो। मतलब आम नागरिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसीलिए ऐसे हमलों के लिए उन्हीं जगहों को चुना जा रहा है जहां भीड़ भाड़ कम हो और हमले को अंजाम देने के बाद आतंकियों को भागने के लिए पूरा वक्त मिल जाए। आतंकियों की कोशिश ऐसे हमलों के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने की। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने 3 दिन में 5 हत्याओं को अपनी करतूत बताया। वो लश्कर तैयबा का ही एक नया मुखौटा है, इसीलिए कश्मीर के मेयर ने भी इन हत्याओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जो इस बात से बौखलाया हुआ है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पंडितों की वापसी होने लगी है, जिसके तहत 500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां लौट चुके हैं, जबकि 2000 और लोग इसी साल कश्मीर लौटने वाले हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने नौकरी दी। और उन्हीं लोगों को डराने के लिए आतंकी 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान की फिर शुरुआत हो गई और पहले ही दिन प्रगति मैदान के पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मोटा जुर्माना लगा दिया गया। आरोप है कि इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर
नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसके पहले ही दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अचानक इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए, जहां उन्हें धूल मिट्टी उड़ती नजर आई। न वहां पर पानी का छिड़काव होता दिखा, और तो और प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई एंटी स्मॉग गन मशीन भी बंद मिली, जिसके बाद उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कंपनी काम कर रही है उससे फिलहाल नोटिस दिया जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि 2 दिन में जवाब देना होगा। गोपाल राय ने यह भी साफ कर दिया कि सीधी तरह से नहीं मानने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो समझाने से नहीं समझेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एंटी डस्ट अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री ने एक सेल्फ असेसमेंट ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए दिल्ली में जितने भी निर्माण के काम चल रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। सौभाग्य की बात यह कि अक्टूबर नवंबर का महीना दिल्ली का दम घोटने के लिए कुख्यात हो चुका है, क्योंकि इस महीने में पराली का धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल ही स्मॉग बनकर हवा को जहरीली बनाती है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने छोटी बड़ी इमारतें बनवा रहे लोगों को चेतावनी दी थी कि चारों तरफ कपड़ा या टिन का घेरा बनाकर ही काम करवाएं, जिसकी जांच भी अभियान के तहत शुरू कर दी गई। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि इस साल दिसंबर में होने वाली परीक्षा में लड़कियों को शामिल किया जाए। अभी तक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में सिर्फ लड़कों को दाखिला दिया जाता है, और इन स्कूलों में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए छात्रों को खास तौर पर तैयार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर केंद्र को इस मामले में अधिसूचना जारी करने के आदेश भी दिए। कुछ दिन पहले ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं के दाखिले पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है। कोलकाता के कुम्हार टोली से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को राक्षस के रूप में दिखाया गया। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा सभी के सिर पर मंडरा रहा है, और इसी को ध्यान में रखकर एक कलाकार ने ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें माता के पैरों में महामारी के डेल्टा वेरिएंट को राक्षस की तरह दिखाने की कोशिश की गई। जो असुर आपको नजर आ रहा है ये असल में डेल्टा सुर है। यही वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार को विश्वास है कि दुर्गा इस राक्षस का भी खात्मा कर देंगी। थर्ड वेव आ गया, ठीक है, इसलिए ये डेल्टा असुर जो माँ देवी माँ है वो इस साल में ये डेल्टा असुर का वध करेगा। इस अनोखी प्रतिमा ने दुर्गा पंडाल में पहुंचे लोगों का ध्यान भी अपनी ओर बखूबी खींचा। सौभाग्य की एक बात यह कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव, जिसमें हर साल पूजा पंडालों में सबसे चर्चित घटनाओं की झांकी भी दिखाई जाती है। और बीते 2 साल से दुर्गा पूजा पर कोरोना का साया है, जो कोलकाता में पूजा पंडालों का थीम बना हुआ। जहां पिछले साल कोरोना वायरस और प्रवासी मजदूरों को दिखाया गया था, तो इस बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की बारी है, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा घातक हो गई थी। हरियाणा के करनाल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाशों ने मिलकर एक बैंक से 20 लाख रुपए लूट ली। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसते दिखाई दिए, तो वहीं तीसरा बदमाश बाहर ही काले रंग का बैग लिए खड़ा हो गया। दावा किया गया कि जैसे ही ये 2 हथियारबंद लुटेरे बैंक में घुसे, मैनेजर की इन पर नजर पड़ गई। पहले तो मैनेजर ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये लोग कैश काउंटर की तरफ बढ़े, उसने बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। मैनेजर बाहर निकल पाता इससे पहले ही बदमाशों के तीसरे साथी ने उसे गेट पर पकड़ लिया। उसने मैनेजर को अंदर धकेला और हथियार के दम पर सबको धमकाने लगा। इसके बाद उन लोगों ने वहां मौजूद लोगों को एक तरफ दबोचकर कैश काउंटर से सारे पैसे लूटे और बैग में भरकर फरार हो गए। आरोप है कि लूट की इस वारदात को मंगलवार को अंजाम दिया गया, लेकिन लुटेरे अब भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। सौभाग्य की बात है कि जिस बैंक में लूट हुई वो करनाल से कैथल जाने वाली सड़क पर है और जिला मुख्यालय से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है, जहां लुटेरों ने बैंक से निकलते समय पुलिस की गाड़ी पर भी गोली चला दी। और बताया गया कि कुछ दूर पीछा करने के बाद भी पुलिस मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों को पकड़ नहीं पाई, जो करनाल पुलिस की 4 टीमों को 3 दिन से छका रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेनका गांधी और वरुण गांधी की जगह नहीं मिली। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 80 सदस्यों के नामों का ऐलान किया, जिनमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी के नाम शामिल नहीं हैं। वरुण गांधी पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। यही नहीं, लखीमपुर मामले में भी वो आक्रामक बयान दे रहे हैं।
माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली और पार्टी की ओर से उन्हें कड़ा संदेश दिया गया। जबकि कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंगाल चुनाव से पहले पार्टी में आने वाले मिथुन चक्रवर्ती को इसका सदस्य बनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेता शामिल हैं। जैसे ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दी। आप देख रहे हैं ना कितना लोकतंत्र भाजपा के अंदर है। माफी चाहूंगी, हमारे यहाँ पर बारी बारी सवाल G23 किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड से बनाए गए, जिनकी शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश के एम्स में हुए कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से 35 राज्यों के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश के सभी जिले अब ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ गए हैं। देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया। मतलब ये कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आई तो सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही उद्घाटन कर दिया और उनमें इस काम का क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई। मतलब जिस पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष सवाल उठाता रहा, उसके जरिए जब काम पूरे हुए तो नाम लूटने की आपाधापी मच गई। इनमें एक दिल्ली, दूसरा झारखंड है। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया था, जिस पर बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर निशाना साधा। अस्पताल में पहुंचकर सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए अपनी पीठ भी थपथपाई थी और दावा किया था कि अगर कोरोना की लहर फिर आई तो दिल्ली पूरी तरह तैयार होगी। अरविंद केजरीवाल जी, भ्रम की राजनीति ना कीजिए, कुछ काम कीजिए, झूठा क्रेडिट मत लीजिए। पहले पीएम केयर्स फंड बनाने पर भी विपक्ष ने बड़ा हंगामा खड़ा किया था और अब झारखंड सरकार ने भी इस फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का एक दिन पहले ही उद्घाटन कर दिया। झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। करना धरना तो कुछ है नहीं, लेकिन जो किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनकी योजना पर श्रेय लेने के लिए होड़ मची रहती है। पीएम केयर्स फंड से कई राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट के अलावा बड़ी संख्या में वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। लिहाजा सूचना प्रसारण मंत्रालय के एडवाइजर कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर दिल्ली और झारखंड की सरकार पर क्रेडिट चुराने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर इस पर कड़ा एतराज जताया। सौभाग्य की बात यह कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड नाम का एक ट्रस्ट बनाया था, जिसमें दान और चंदे के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पहली लहर में सभी राज्यों को जरूरत के हिसाब से वेंटिलेटर उपलब्ध कराने में किया गया और दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से ही हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान किया था, जिस पर विपक्ष को भरोसा नहीं था। लेकिन पीएम मोदी ने जब ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने का ऐलान किया तो दिल्ली और झारखंड की सरकारों ने एक दिन पहले ही उनका उद्घाटन कर दिया, जिसे बीजेपी ने झूठी वाहवाही लूटने और क्रेडिट लेने की कोशिश बताया। राजस्थान कांग्रेस के लखीमपुर मार्च में कांग्रेस की ही गुटबाजी सामने आ गई। लखीमपुर हिंसा के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने राजस्थान के भरतपुर से यूपी के लखीमपुर तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसके लिए वहां पूरे इंतजाम भी किए गए। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मार्च की अगुवाई की, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद ये पैदल मार्च पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस कार्यकर्ता भरतपुर से थोड़ी दूर जाकर ही लौट गए। हुआ यूं कि कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यूपी राजस्थान की सीमा पर न तो बैरिकेड लगाए गए, न ही कोई भारी भरकम पुलिस फोर्स ही तैनात दिखी। यानी यूपी की योगी सरकार की तरफ से मार्च को खुली छूट दे दी गई। लेकिन रास्ता साफ देखकर कांग्रेस ने भी रणनीति बदल दी। लखीमपुर तक के पैदल मार्च को सांकेतिक प्रदर्शन में बदल दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहीं सीमा पर ही पुतला फूंका और वापस चले गए। किसानों के लिए निकाले गए इस मार्च से पहले भरतपुर के कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को जमकर कोसा, वो भी किसानों के मुद्दे पर। अच्छा, खाद नहीं, रोड नहीं, प्रभारी महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बिजली नहीं, सुन ले हो। इतना ही नहीं, भीड़ जुटाने के लिए वहां मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में सचिन पायलट को हटाकर पिछले साल गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सचिन पायलट एक दिन पहले ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए।
जिसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लखीमपुर तक पैदल मार्च का ऐलान कर दिया, जिन्हें यूपी पुलिस ने बॉर्डर पर रोकने की कोशिश तक नहीं की, जबकि सचिन पायलट को यूपी के मुरादाबाद में रोक दिया गया। लिहाजा यूपी बॉर्डर पहुंचकर डोटासरा ने लखीमपुर खीरी जाने का प्लान रद्द कर दिया, जिसके लिए उन्होंने वजह यह बताई कि जब प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया तो अब पैदल मार्च की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी को एक दिन पहले ही रिहा किया जा चुका था। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद तमाम धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए। मंदिर खुलते ही आम लोगों के साथ ही महाराष्ट्र के कई नेता भी दर्शन के लिए वहां पहुंचे, जिनमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। ठाकरे नवरात्र के पहले दिन मुंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनका पूरा परिवार साथ नजर आया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। सारी धार्मिक स्थलें खोली गई है। पहले माहिम दरगाह गया, फिर अभी ये महालक्ष्मी मंदिर आया हूँ, फिर अभी चर्च में जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक भी लंबे वक्त बाद खुली माहिम दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। और लोगों से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि हम सभी चीजें खोल रहे हैं, कोविड भी नियंत्रित रहे। नवरात्र के पहले दिन खुले मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने भी आपसी दूरी और कोरोना नियमों का खास ख्याल रखते हुए पूजा पाठ किया। सौभाग्य की बात है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी धर्मस्थल कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 6 महीने से बंद थे, जिन्हें नवरात्र के पहले दिन खोलने का आदेश 2 हफ्ते पहले ही जारी कर दिया गया था। जिसके साथ ही महाराष्ट्र के सीएम ने लोगों को समझाया भी कि मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल धर्मस्थलों पर भी जरूर करें, क्योंकि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए कोविड की वैक्सीन लगवाने के बावजूद सीएम उद्धव और उनके परिवार के लोग मास्क लगाकर ही मुंब्रा देवी मंदिर पहुंचे। जिस पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से ही बांग्लादेश की नींव पड़ी, वही पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपनी छवि चमकाने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि बांग्लादेश को अपनी तरफ लाने के लिए पाकिस्तान ने एक साजिश रची। साजिश भी वही पुरानी घिसी पिटी। पाकिस्तान का प्लान यह है कि बांग्लादेश में उसके दोस्त भारत के खिलाफ जहर फैलाओ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का इमेज मेकओवर करो। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने मोहरा बनाया है बांग्लादेश की मीडिया को। उसने वहां के कुछ न्यूज़ चैनलों की लिस्ट तैयार की है, जिनके जरिए बांग्लादेश के लोगों के बीच इमरान खान को इस तरह पेश किया जाएगा जैसे वो बेहद सौम्य नेता हैं। साथ ही उनके राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे को भी बांग्लादेश की जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के इस प्रचार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये वैसे तो बांग्लादेश के राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देगा, लेकिन इसका फायदा होगा पाकिस्तान को। मतलब बांग्लादेश के मन में बरसों से अपने लिए भरी कड़वाहट को मिटाने के लिए पाकिस्तान धर्म और राष्ट्रवाद को हथियार बनाने की कोशिश में है। अपने इस प्लान के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत के 6 महीने के लिए $1 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 75 लाख रुपए का बजट भी रखा है।